फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया होगा। अभी अभी हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म हुआ है, 2-4 मिनट की ब्रेक हो चुकी है। और वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेट, आई होप आप भी ठीक हैं। लॉन्ग टाइम नो सी। जी जनाब, 2 days नो सी, 3 days नो सी। हाँ जी, वी विल सी इंशाल्लाह, वी विल वंस अगेन सी। ठीक है, चलो जी। सो यू नो, हम अभी फिजिक्स में 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। नहीं, थैंक यू, फिर कभी, ठीक है। इस वक्त ध्यान देंगे प्लीज, इस वक्त ध्यान देंगे। व्हाई आर द क्लासेस ऑनलाइन इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। पुत्र, मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, हमारी असल में एएस की क्लास में फ्राइडे को 2 बच्चों को कोरोना डिटेक्ट हुआ है, तो थोड़ा एहतियाती तदाबीर के तौर पर पूरा, एक तो एकेडमी में 2-3 दिनों के लिए जरा रिगरस किस्म की सैनिटाइजेशन करानी थी, वो हो गई है, लेकिन मजीद 2-3 दिन का और क्वारंटीन जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ताकि अगर किसी और कोई इन्फेक्ट हुआ है तो वो घर पे रहे, और उसको अगर सिम्टम्स अपेयर हो जाए तो वो घर पे ही रहे, छुट्टी करे, ठीक है। 2-3 दिन तक मजीद थोड़ी सी एहतियात बरतने के लिए अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। सो वो समय एएस के इनमें जो बच्चा आया हुआ था उसने सारों को जफियां शफियां डाली हैं, तो बच्चे भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया, एक आधी जफी उसने मुझे भी डाली थी जाते जाते, तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सो यू नो, खैर ये जिनको हो चुका है वो उनको इतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अल्लाह के मामलात हैं, थोड़ा सा बस एहतियात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, जो बात है वो बुनियादी बात यह है भैया कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 हमारे पास इस वक्त काम है। या तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, या तो उस होमवर्क की प्रॉब्लम्स करेंगे, या फिर हम उस टॉपिक को आगे की तरफ कैरी करना चाहेंगे, ठीक है। या तो हमारे पास होमवर्क की प्रॉब्लम्स करनी है, प्लीज बताएंगे होमवर्क किस किस ने नहीं किया। मैं जरा उन निकम्मों को जानना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा जनाब, किस किस ने होमवर्क नहीं किया हुआ। सबने किया हुआ है। आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी हमने होमवर्क की प्रॉब्लम्स नहीं की थी, ठीक है। प्रॉब्लम्स कर दें प्लीज, अच्छा। वो जो टॉपिक हमने खोला हुआ है उसको ना थोड़ा सा वाइंड अप कर लूँ, थोड़ा सा उस टॉपिक को किसी तरह से तोड़ लगा दूं, फिर मैं प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। नहीं, आई विल डू द प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आई विल डू द प्रॉब्लम्स। अभी ना एक टॉपिक खोला हुआ है यार, वो मुकम्मल नहीं हुआ, मैं उसको डिले नहीं करना चाहता, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, डोंट वरी, प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ जो मैंने अभी वो टॉपिक खोला हुआ है उसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लूँ, ठीक। खैर, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमने बेसिक पढ़ी है, हमने अभी रिसेंटली क्या स्टार्ट किया है, हमने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, हाँ जी, अगर बड़ी मेहरबानी होगी मुझे अगर आप वो लास्ट लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दें और मुझे पता चल जाए कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। मैंने बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ इस नए आइडिया को कनेक्ट करने की कोशिश तो की थी, ठीक है। उसको कनेक्ट करने की कोशिश तो मैंने की थी, और उस कोशिश में हम कहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है। प्लीज जरा मुझे वो अगर बता दें, मुझे ऐसा में नोट्स का पेज मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाता क्या लाइनें लिखवाई हैं, क्या लाइनें नहीं लिखवाई हैं। आई एम वेटिंग फॉर एनी वॉलंटियर कि मुझे वो भेज दे। पहले हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का छोटा सा कॉलम है, ठीक है। 2 कॉलम्स में क्या है, फिर दूसरे कॉलम में क्या है? जी भाई, 100 बच्चा है क्लास में, कोई एक आधा उल्लू भी जो है वो मैसेज नहीं भेज सकता। चलो भेज दिया, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, क्या चल रहा है जी उसमें, क्या चल रहा है? एक सेकंड होल्ड कीजिए, लेट मी सी दैट। ओके जी, हमने यहाँ सबसे पहले पढ़ा कि जनाब ओके हो गया, 2 कॉलम्स हैं, एक तरफ है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्यों पढ़ा है भाई? लेफ्ट हैंड रूल कब पढ़ा है मैंने? राइट हैंड रूल है। मोहम्मद बिलाल बेग, तू नींद में नोट करता है मोहम्मद बिलाल, इट वाज नॉट लेफ्ट हैंड रूल, आई बिलीव इट वाज राइट हैंड रूल, ठीक है। एंड देन देयर वाज दिस लेंजेस लॉ का कॉलम। ओके जी, उसी को कैरी कराता हूँ। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, और उस फर्स्ट लॉ का जुमला क्या था कि सर अगर हम क्या करें,
अगर हम किसी वायर को दैट इज अटैच्ड टू क्या, अगर कोई वायर दैट इज अटैच्ड टू यू नो क्या चीज एंड टू अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर, उसको अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कराएं तो उसको परपेंडिकुलर मूवमेंट की वजह से उसको जब हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी की वजह से उसके बाद क्या होता है, उसको क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि सर जी उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है और उस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होती है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो मैं एक दफा दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है जी, देयर इज दिस नॉर्थ, देन देयर इज अ साउथ एंड देयर इज दोज मैग्नेटिक फील्ड्स। यहां से यहां तक ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक हो गया। और अगर आप क्या कर दें, अगर आप यहां पे एक क्या रख दें जी, सर यहां पे आपने एक वो वायर रखें, ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रखें, ओके। और अब इस वायर को क्या करें, इस वायर को क्या करें, या तो फील्ड के इन या फील्ड के आउट या फील्ड के अक्रॉस मूव करें या कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड करें। कुछ अल्फाज अगर आपको याद हो, हमने कहा था इफ द वायर इज मूव्ड परपेंडिकुलरली अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, पहला क्या था, वायर इज मूव्ड across the magnetic field। एक और लफ्ज क्या था, एक और लफ्ज ये था कि वायर cuts across, वायर is moved across the magnetic field, या फिर क्या था, वायर cuts the field, वायर cuts across the magnetic field। तो क्या होगा, an EMF is induced, and EMF is induced in the wire if what happens, if the wire is moved across the magnetic field or the wire cuts across the magnetic field। ठीक हो गया, is moved perpendicularly across the magnetic field or the wire cuts across the magnetic field। ये हमने कुछ दो अल्फाज डेवलप किए थे कि जनाब इस वायर को क्या करें, अगर आपके पास फील्ड जो है वो फील्ड किधर है, फील्ड इज टू द राइट, इफ द फील्ड इज टू द राइट, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस वायर, इस वायर को आप मूव कराते हैं, वायर इज मूव्ड इन द जी एक्सिस, इफ द वायर की जो वेलोसिटी है, वायर की जो मूवमेंट है, if the movement is out of the page, that is z axis, तो हमने क्या कहा था, there will be a current, there will be an EMF, there will be an induced current, that will be किधर, that will be, कौन सा रूल लगाया था जी, कौन सा रूल लगाया था सर जी, इसके ऊपर अगर हम इसको बाहर की तरफ मूव कराते हैं, लाइक इसको इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिल्मिंग लेफ्ट नहीं, मोहम्मद बिलाल साहब आपने नोट्स में लेफ्ट लिखा हुआ है, प्लीज मेक इट राइट। क्यों, ये मैं पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, ये मैं अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं करंट दे नहीं रहा, यहाँ मैं करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में फील्ड इज टू द राइट। अब पता नहीं आपको तस्वीर में सीधी तस्वीर आ रही है या मेरी तस्वीर जो है वो लेटरल इन्वर्ट होकर आ रही है, जैसे भी आ रही है, अपने नोट्स के ऊपर देखिए, अपने राइट हैंड को देखिए, अपने नोट्स के मुताबिक राइट हैंड को एडजस्ट कीजिए, फील्ड है जी उधर है, मूवमेंट जो है वो बाहर है, मूवमेंट जो है वो बाहर है, तो करंट किधर है, करंट मेरे ख्याल से डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है, करंट किधर आ रहा है जी, करंट जो है वो बेटा जी डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, बताओ, मेरे ख्याल से सीन कुछ ऐसा चल रहा है, चूंकि काफी दिनों से मैंने इसको क्या कहते हैं, इनकी शायद पेमेंट नहीं की है, चूंकि 1.5-2 महीने से क्लास ही हमने नहीं ली, तो जब हमने क्लास ही नहीं ली इसके ऊपर, तो मसला ये हुआ है कि पेमेंट नहीं हुई, तो शायद उसका जो सब्सक्रिप्शन है उसका कोई अपसाइड डाउन हुआ है,
खैर सर अली को मैंने कह तो दिया, वो उसको फिक्स करेंगे, थोड़ी देर उसमें लगेगी। बहरहाल अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है, फिर ये है कि मैं ये अगला टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने सर बाबर को बोला मुझे वर्कशीट भेज दें, मैं उस वर्कशीट की प्रॉमिस कराना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक साहब बहादुर हैं, उमर मुनीर साहब। उमर साहब आर यू देयर? उनसे गुजारिश ये करेंगे कि हमारे आज के लेक्चर को रिकॉर्ड कर दीजिए, हम यहाँ से आपको अलाउ कर देते हैं टू रिकॉर्ड द लेक्चर। ठीक है उमर, ये रिकॉर्ड कर देना, ताकि जैसी जैसी वो जो मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सर, अच्छा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है, चलो अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है फिर तो काम ठीक है। मुझे ना इसका फिर वो भेज देना, क्या बोलते हैं जो भी इसका क्या होता है, लिंक शिंक होता है, वो भेज देना, ताकि मैं जिसने आज का लेक्चर मिस किया है, ठीक है, मैं उसको उसका आईडी भेज दूं। बहरहाल क्या करें अभी इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर दें, इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइंड अप कर दें। जो इनफैक्ट मेजॉरिटी क्लास है, ये जो निकम्मे लेट आने की जिनको आदत है उन्हीं का भी नुकसान होगा, ये मेरा कसूर नहीं है कि वो लेट आए हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए प्लीज, हम यहाँ पे कुछ पढ़ रहे थे भाई, जब तक मुझे वर्कशीट व्हाट्सएप नहीं होती तब तक मैं इस टॉपिक को दोबारा से जरा वाइंड अप करना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा था कि if there is this magnetic field in the x-axis and if I try to move the wire out of the field, if I try to move the wire perpendicularly across the field, ठीक है, तो क्या होगा 100 participants have entered, okay, so जो भी है बता, जो भी है, can you send the worksheet? मुझे मिलेगी तो आपको भी भेज दूंगा भाई, मुझे मिलेगी आपको भेज दूंगा, मैंने आप सब लोगों को उसका प्रिंट दिया हुआ है, मैंने उसका प्रिंट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए प्लीज, बाकी बातों को छोड़, इधर ध्यान दीजिए, फील्ड एक्स एक्सिस में है, वायर को जी एक्सिस में अगर आप कट अक्रॉस द फील्ड कराएंगे तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करंट किधर होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करंट विल बी इन द वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ये मैं देखना पड़ेगा कि करंट इसका किधर जाएगा जी। इफ फील्ड उधर है, मूवमेंट बाहर करा रहा हूँ, राइट हैंड रूल के मुताबिक फील्ड उधर है, मूवमेंट इसकी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, करंट विल बी अपवर्ड्स, करंट विल बी किधर जी, करंट विल बी अपवर्ड्स, ठीक है जी, करंट विल बी अपवर्ड्स। तो ये इसका सीन है जी, करंट विल बी अपवर्ड्स, और किस एक्सिस में होगा, करंट विल बी अपवर्ड्स इन द वाई एक्सिस। तो आई होप यू कैन सी कि एक चीज एक्स एक्सिस में है, दूसरी चीज वाई एक्सिस में है, तीसरी चीज जी एक्सिस में है, एंड यू नो हमने क्या किया था, हमने दो कॉलम्स बनाए होंगे, एक इसकी डायरेक्शन का, डायरेक्शन, बल्कि सबसे पहले पढ़ाया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ाया हुआ है, मैं बस इसको रिव्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हमारी उस दिन बात 100% मुकम्मल ना हुई हो, 100% शायद बात मुकम्मल ना हुई हो, तो उसको मुकम्मल करने के लिए हम इसको आगे कैरी करेंगे। एक हो गया जी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और एक हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मुझे अगर प्लीज फॉर्मूला बता दीजिए, क्या क्या चीजें मैटर करती थी। ईएमएफ का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था कि वो सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, फिर वो लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डिपेंड करता है, फिर वो स्पीड ऑफ मोशन, जिस स्पीड से आप उसको मूव कराते हैं उस स्पीड पे वो डिपेंड करता है, BLV sin थीटा, और अगर आप मूव ही 90 डिग्री पे करा रहे हैं तो BLV ही काफी है। EMF induced EMF is equals to BLV, induced EMF is equals to BLV, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। जहां तक डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्शन के लिए आसान वर्जन क्या है, आसान वर्जन था फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इस बात को कैरी कर लीजिए, या फिर जो हम पढ़ रहे थे वो जो थोड़ा सा अजीबो गरीब सी स्टेटमेंट थी, दैट वाज लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट, हम उस लेंजेस लॉ को पढ़ रहे थे। मुझे प्लीज बताइए कि लेंजेस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी, लेंजेस लॉ में क्या स्टेटमेंट थी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the change producing it, such that it opposes the change which is causing it। तो you know उसके लिए हमने क्या साइंस बनाई, उसके लिए हमने साइंस ये बनाई कि जनाब अगर आप इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इसको मूव, if you're trying to move it out, इसकी मूवमेंट जो है एक्सटर्नल फोर्स आप इसके ऊपर बाहर लगा रहे हैं,
तो होना क्या चाहिए, होना कुछ ऐसा चाहिए कि सर करंट की प्रोडक्शन की वजह से एक अंदर की तरफ फोर्स होनी चाहिए, जो फोर्स इसको बाहर की तरफ मूव ना करने दे, जिसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला था, कि अगर आप इसको बाहर मूव कराना चाह रहे हो तो एक मतलब जब आप बाहर मूव करा रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, उस ईएमएफ के इंड्यूस होते वक्त, ईएमएफ इंड्यूस होते वक्त क्या होगा, दिस induced EMF will induce a current. This induced current will produce a force according to law number 2 of the previous chapter. कि जी अगर किसी वायर में करंट है और उसको अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब वो फोर्स किधर लगेगी, वो फोर्स तो उसके ऊपर इनवर्स लगेगी, ठीक है। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है, एक काम चाहता हूं मैं, प्लीज 2-4 अगर आप नोट्स लिखने की, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर में कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, आपने सिंपल वहां क्या लिखा हुआ है, मैं जरा उसको देख लूं। आपने सीधा वहां पे, एक सेकंड का बस टाइम दीजिए, लेट मी सी, जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी है, हाँ जी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की तो आपने डायग्राम बना दी, वो तो चलो हो गया। फिर आपने एक ड्राइंग बनाई हुई है, आपने इस ड्राइंग के साथ कहानी समझाई भी तो है, कहानी समझाई भी तो, कौन सी ड्राइंग चल रही है, ड्राइंग इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके बीच में आपने क्या रखा हुआ, इसके बीच में आपने एक वायर रखी हुई है और आप उस वायर को किस तरफ को मूव करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, बी इज इनटू द पेज, ठीक हो गया। मूवमेंट वेलोसिटी किधर मूव कराना है हमने इसको मूव करना है डाउनवर्ड्स। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको डाउनवर्ड्स मूव कराते हैं, दो मिनट रुक जाइए, हाँ जी, अगर हम इसको डाउनवर्ड्स मूव कराते हैं तो हमने क्या कहा था, अगर हम इसको यूं नीचे की तरफ अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स इज डाउनवर्ड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, करंट इसके अंदर पैदा होगा, किस तरफ को, करंट इसमें पैदा होगा राइट की तरफ को। करंट किधर है जी, करंट इज राइटवर्ड्स, अच्छा करंट तो हमने पैदा कर लिया टू द राइट। अब ये करंट टू द राइट क्यों किया, ये करंट टू द राइट इसलिए किया कि ये इंड्यूस्ड करंट है, इट शुड बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच इज it opposes the change which is causing it. What is causing this current? इसको नीचे मूव करना is causing this current. अब उस करंट ने क्या किया, उस करंट ने मिसाल के तौर से, अब इस पे मैं ना लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ, फील्ड इज इनटू द पेज, एफ बी आई, करंट इज राइटवर्ड्स, तो एफ किधर है, एफ विल बी अपवर्ड्स, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, किस तरफ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी अपवर्ड्स। वो क्या करेगी, वो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करेगी, तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप जोर लगाएं, वो जो आपका जोर है वो बेसिकली आपका वर्क है, जो आपका वर्क है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी। तो उसके बाद प्लीज कुछ नोट्स लिखते जाइए, मैं आपको डिक्टेट करवाता जाता हूँ। क्या होता है, हमने कहा कि अपने लेंजेस लॉ वाले कॉलम में, अगर आपके वैसे कॉलम दोनों बराबर हुए हैं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द अपवर्ड फोर्स बेटा, ओके नो इश्यूज, मैं दोबारा समझाता हूँ। ज़ैद मुज़म्मिल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज स्टेट द लेंजेस लॉ। इट स्टेट्स दैट, क्या जी, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन of induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. ये जुमला ठीक है ज़ैद साहब, ये जुमला ठीक है, ये लेंस साहब का लॉ है। अब इस जुमले का मतलब क्या है,
इस जुमले का मतलब क्या है कि जी इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसी चीज है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी कि वो अपने ही कॉज को अपोज करेगी, अपने ही कॉज को अपोज करेगी। अब फील्ड किधर है, इनटू द पेज है, आप इसको मूव किधर करा रहे हैं, आप मतलब एक्सटर्नली हम इसको किधर मूव करा रहे हैं, इसके अंदर करंट पैदा करने के लिए हम इसको डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं। तो इसमें करंट पैदा क्यों हो रहा है, कौन इसमें करंट पैदा कर रहा है, दिस डाउनवर्ड मोशन, दिस अप्लाइड फोर्स इज इंड्यूसिंग अ करंट इन इट। ओके, अब करंट को उस तरफ होना चाहिए कि वो इसी को अपोज करे। करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इस करंट की डायरेक्शन ने किसको अपोज करना है, इसको अपोज करना है जी। इसको मैं इस अप्लाइड फोर्स को कैसे अपोज करूं, जैद अप्लाइड फोर्स को कैसे अपोज किया जाए, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी जाए। क्या कर दिया जाए, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी जाए। अब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कहां से आएगी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कहां से आएगी, ये तो मैं फोर्स लगा रहा हूं। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और वो कहां से आएगी, वो हमारा जो पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो लॉ नंबर 2 था, जरा प्लीज उसको पढ़ो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कर रहे थे हम, ये बात कर रहे थे भाई कि अगर हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाई, इस फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इस वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो करने लगा। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है और वो वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होती है, तो जैद साहब उस पर कौन सी फोर्स लगती है, क्या उस पर फोर्स नहीं लगती। इफ अ वायर इज कंडक्टिंग अ करंट and it is placed, not even just placed, if it is moving, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है ना, according to law number 2, there was this law number 2, उसके ऊपर फोर्स लगती है। What is that force? That force is known as electromagnetic force। अब वो फोर्स किधर लगनी चाहिए, अगर वो फोर्स उधर ही लग रही है जिधर मैं मूव करा रहा हूं, तो इसका नुकसान क्या, मतलब इसका फिर मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूं मैं नीचे मूव करा रहा हूं और एक ऑटोमेटिकली एक और फोर्स पैदा हो गई है, वो भी नीचे लग रही है, मैं भी नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, फोर्स भी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो फिर इसकी नीचे की मूवमेंट बहुत आसान नहीं हो जाएगी। तो अगर इसकी नीचे की मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगी, बल्कि खुद ब खुद होने लगेगी, और अगर खुद ब खुद होने लगी तो फिर तो पुत्र मतलब खुद ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, खुद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, खुद ही सारा कुछ हो जाएगा। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए सीन क्या है, सीन ये है बेटा कि देयर इज दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द फील्ड है, एक वायर है, हम उसको नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं, उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ है, लेकिन जब करंट इंड्यूस होने के बाद एक फोर्स होती है, वो फोर्स किधर होगी, वो फोर्स हमारे मूवमेंट के ऑपोजिट होएगी, ताकि हमें ज्यादा धक्का लगाना पड़े, ताकि हमें उसके खिलाफ भी धक्का लगाना पड़े, ठीक है। सो होता कुछ यूं है, आप एक काम कीजिए, आप ये लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट दोबारा लिखिए, और मैं इसके आगे कुछ आपको नोट्स लिखवाता हूं, प्लीज वो डिक्टेट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, व्हाट इज दिस लेंजेस लॉ, इट स्टेट्स क्या, कॉलम बराबर कर दें बेशक, यस कॉलम्स बराबर कर दें, कॉलम्स बराबर कर दीजिए बेशक। सो यू नो it states that the direction of induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. It opposes the change that is producing it. यहां पर अगर मैं लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ूं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes the change which is producing it. हाँ, ये स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकेशन में भी ये स्टेटमेंट लिखी हुई। अब मैं एक्सप्लेनेशन जो थोड़ी देना चाहता हूं वो जरा सुन लीजिए। लिखें जी, एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट, प्लीज जरा सुनते जाइएगा और साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता जाऊंगा। एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट इज फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्लीज लिखते जाइए। एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट इज फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which is opposite to the direction of force applied to the, चलो साथ साथ लिखता भी जाता हूं। एक तो आप लोग डिक्टेशन को लिखने में भी बड़े सुस्त वाकया हुए हैं। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं,
actually the induced current is what? Okay, no issues. Actually the induced current is followed by an electromagnetic force which is opposite to the direction of applied force. इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो किस वजह से ऑपोजिट है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ऐसे मेरी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ आप क्या लिखना पसंद करेंगे कि सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है किसको फॉलो करती है? फ्लेमिंग्स। कौन सा वाला भाई, लेफ्ट या राइट? प्लीज बताइए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होती है फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नो सॉरी मोहम्मद फारूक गलत, सॉरी मोहम्मद फारूक आपने ठीक बोला, हमजा इस्लाम आपने गलत बोला। हमजा इस्लाम आपने राइट क्यों बोल दिया मेरे भाई? वो जो चैप्टर, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती थी वो राइट हैंड रूल होता था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं होता था मेरे भाई, है जी। नाउ दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हाँ, तो अप्लाइड फोर्स के लिए कौन सा लॉ है? ये जो ऑपोजिट टू द, वो जो भी लेंजेस लॉ के मुताबिक ऑपोजिट है, ये जुमला समझ आ रहा है? एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट इज फॉलोड बाय, उसके जैसे ही करंट इंड्यूस होता है उसके अंदर फौरन से क्या पैदा होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है। वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दूसरे लॉ के मुताबिक उस वक्त फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता था, अब विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ऑपोजिट के लिए आप क्या करेंगे? लेंजेस लॉ में फिर कौन सा रूल आ गया? लेंजेस लॉ में फ्लेमिंग्स, हाँ यहाँ पे राइट हैंड रूल है, बेशक अप्लाइड फोर्स राइट हैंड रूल को फॉलो करती है। और क्या होता है भाई, और जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी जो पैदा हुई है, अब दोबारा से जो पैदा हुई है, वो बेसिकली किधर है? वो बेसिकली किधर है सर? वो तो पिछले वाले चैप्टर को फॉलो करती है। और पिछले वाला चैप्टर क्या है? आई होप समझ आ गया होगा जुमला। इस जुमले में किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, सो व्हाट? सो वर्क इज टू बी डन, so work is to be done to move the wire, so work is to be done to move the wire against what? Work is to be done to move the wire against the field. Work is to be done to move the wire across the field or against this force, against this force। ये लिखे दी, work is to be done to move the wire against this force, against this force, ठीक हो गया। this work done, this work done converts into the kinetic energy of the wire, ठीक है, which in turn दो मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुको, which in turn, शफान डायनामिक्स नहीं पढ़ाना चाह रहा, बल्कि ठीक है आपने कहा फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो यस एग्जैक्टली इक्वल ही होगा। वर्क इज टू बी डन टू मूव द वायर अगेंस्ट दिस फोर्स, में इसकी डायनामिक्स या कांस्टेंट स्पीड से जाएगा या किस स्पीड में, वो डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स, एनर्जेटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ कि एक फोर्स लगी है, उस फोर्स के अगेंस्ट आपको काम, वर्क इज टू बी डन, जैसे मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं तो क्या होता है? जी शफान साहब चलेंगे, अगर आपने अब एएस का सवाल पूछ लिया है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। When there is this work done against the gravity, please tell me what happens then.
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या होता है? बताओ ना यार, जवाब तो 4 दफा पूछ चुका हूँ सर। जीपी स्टोर हो जाती है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में क्या होता है सर? वो थर्मल एनर्जी में लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करूंगा, वर्क इज टू बी डन टू मूव द वायर अगेंस्ट दिस electromagnetic force. This work done converts into kinetic energy of the wire, which in turn converts into कौन सी? The electrical energy, which in turn converts into the electrical energy through the phenomena of which in turn converts into electrical energy. And this phenomena is known as क्या? This phenomena is known as क्या चीज भाई? Electromagnetic induction. This is known as electromagnetic induction. हाँ जी, and this is according to कौन सा law? This is in accordance with the law of conservation of energy. This is in accordance with the law of conservation of energy. ठीक है? So इसमें किसी को परेशानी है? अच्छा, अब इसका जो easiest version है, the easiest way is to determine the direction of induced EMF or the direction of induced current is Fleming's right hand rule. Is Fleming right hand rule. ठीक है? तो अगला जुमला मैंने क्या बनाना है? अगला जुमला मैंने क्या बनाना है वो सुनिए जी। The easiest way to determine the direction of the easiest way to determine the direction of induced EMF या फिर induced current is the Fleming's right hand rule. Is the Fleming's right hand rule, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मालूम है, जिसे अगर मैं पिछली ड्राइंग में जाऊं, अकॉर्डिंग टू विच the direction of induced current, अभी भी कन्वेंशनल वाला, कन्वेंशनल the direction of conventional मतलब पॉजिटिव चार्जेस वाला, the direction of induced current जिसको हम कन्वेंशनल या पॉजिटिव चार्जेस ही कहते हैं, कन्वेंशनल या पॉजिटिव चार्जेस ही कहते हैं, according with the direction of induced current और कन्वेंशनल चार्जेस इस किधर जी? इस किधर बेटा? राइट हैंड रूल लगाएं। आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाएं, ठीक है, और आप सिर्फ क्या याद रखें, आप सिर्फ पुत्र जी इसके ऊपर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं, तो फील्ड इज इनटू द बोर्ड है, मूवमेंट एफ बी आई, मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो करंट जो है वो राइट की तरफ होएगा। ठीक है, ठीक है, is to the right, according to it the direction of induced EMF is to the right। अच्छा, अब यहां से मैंने एक और आपको बात समझानी है, अगर वो राइट की तरफ है, if it is to the right, it means what is moving किधर? It means that positive charges are moving to the क्या? Positive charges are moving किस तरफ बेटा? प्लीज सबके सब जवाब देंगे। इसका मतलब है अगर मैं अभी भी कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, अभी भी पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि पॉजिटिव चार्जेस किस तरफ को जा रहे हैं? आर दे मूविंग टू द लेफ्ट और आर दे मूविंग टू द राइट? एग्जैक्टली यस, दे आर मूविंग टू द राइट। ओके हो गया, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। फील्ड किधर है जी? फील्ड उधर है, मूवमेंट नीचे, करंट उधर, ठीक हो गया जी। दे आर मूविंग टू द राइट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग टू द राइट, ठीक हो गया। एंड इफ दे आर मूविंग टू द राइट, मुझे यहां से आगे आपको पता क्या समझाना है कि जो वायर है, वायर का राइट एंड क्या हो जाएगा फिर? इफ इट इज मूविंग टू द राइट, चार्जेस मूव करते करते अगर राइट एंड पे चले गए, चार्जेस मूव करते करते अगर राइट एंड पे चले गए,
तो इट मींस राइट एंड पे पॉजिटिव चार्जेस क्या कर जाएंगे? हाँ जी, अगर पॉजिटिव चार्जेस वैसे राइट पे जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस किधर चले जाएंगे? चलो एक और बात बताओ, अगर पॉजिटिव राइट पे जा रहे हैं तो नेगेटिव वाले लेफ्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, विच मीन्स राइट एंड ऑफ द वायर क्या हो जाएगा? चलो ये बता दूं, पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टू द राइट। न्यूट्रल वायर में से आपने इस न्यूट्रल वायर में से यहाँ अगर कोई पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको कहा भाई राइट पे जाओ। राइट पे जाते जाते वो क्या करेंगे? इस राइट साइड पे जाके जमा हो जाएंगे। जब यह राइट साइड पे जमा हो जाएंगे तो राइट एंड क्या हो जाएगा? राइट एंड पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये लेफ्ट एंड क्या हो जाएगा? लेफ्ट एंड नेगेटिव हो जाएगा। राइट वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से आगे जरा लिखने की कोशिश करें। हम क्या कहते हैं जी? सो इफ दे आर मूविंग टू द राइट, सो द right end of the wire becomes, so the right end of the wire becomes positively charged. Right end of the wire becomes positively charged. मतलब इस बात का ये हो गया कि सर the accumulation of positive charges on the right end of the wire develops a positive potential there. या तो कह दो so the right end of the wire becomes positively charged, या कह दो the accumulation of क्या? Of positive charges on the right hand side, the accumulation of positive charges on the accumulation of positive charges on the right end of the wire, on the right end of the wire develops a positive potential there, develops a positive potential there, due to which a negative potential is developed on the left hand side. अगर राइट साइड पे पॉजिटिव डेवलप हो गया है, ड्यू टू विच नेगेटिव पोटेंशियल is developed on the right hand, ठीक है। जब राइट हैंड पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तो हम कहते हैं hence a potential difference is developed across the wire. 2 मिनट रुक जाओ। Across the wire, that is known as induced EMF. लो जी, किसी बच्चे ने पूछा है कि सर मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, प्लीज ये बताइए कि प्लस माइनस आप क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, पहला सवाल, ये क्या जा रहा है, एक्चुअल या कन्वेंशनल? जिस किसी का भी है, ये कौन जा रहा है बच्चों? छोड़ दो, लिखना छोड़ दो यार, लिखना छोड़ दो। कन्वेंशनल करंट जा रहा है ना, कन्वेंशनल करंट जा रहा है ना, ओके। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, प्लीज ये बता दो बच्चों। कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये बता दीजिए प्लीज। यार इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी से जवाब दिया करो। पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं, बस पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ओके हो गया। चलो जी, पॉजिटिव चार्जेस किधर जा रहे हैं, क्यों हैं, किधर आए, किधर से हैं, आए किधर से हैं? मिसाल के तौर पर सर इस पूरी वायर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस थे, पूरी वायर में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थे? ये एक्चुअल, ये पता मैं क्या करा रहा हूं आपको बेटा, ये बैटरी शैटरी अब बना रहा हूं। यहाँ पे हम नॉर्मल सर्किट नहीं पढ़ रहे, ये हम बैटरी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैटरी। ये बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बैटरी है, इलेक्ट्रिसिटी वाली बैटरी नहीं पढ़ा रहा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली बैटरी नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स में जनरेटर पढ़ा रहा हूं, बिजली पैदा हो रही है,
ये वायर थी, वायर वाज न्यूट्रल। वायर वाज न्यूट्रल का मतलब क्या है कि सर जी वायर में क्या था, देयर इज अ पॉजिटिव लैटिस, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव लैटिस है, एंड देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू जस्ट से कि बोथ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर एबल टू मूव, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये पॉजिटिव चार्जेस किधर चले जाएंगे, इट विल पोलराइज नॉर्मल वायर। नॉर्मल वायर की पोलराइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूं ना, नॉर्मल वायर की ही पोलराइजेशन पढ़ा रहा हूं। फैजान 2 मिनट सब्र करोगे प्लीज, आगे से आगे वाला सवाल नहीं पूछना यार, बुनियादी सवाल तो क्लियर हो जाए पहले। अब बहुत आगे अब क्लोज लूप की बात बाद में करूंगा, पहले ये तो समझा दूं कि इस वायर में हो क्या रहा है। एक वायर है भाई, वायर में आपके पास क्या है सर, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और वो न्यूट्रल है। इनिशियली वायर क्या है, स्टेप बाय स्टेप सुनो, इनिशियली वायर क्या है, न्यूट्रल है। आपने वायर को मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ मूव कराया, जिसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एक करंट इंड्यूस हुआ, और करंट क्या था, कन्वेंशनल वाला करंट उधर जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अगर कन्वेंशनल वाला करंट इधर जाना स्टार्ट हो गया तो सारे किधर चले जाएंगे, टू द राइट, टू द राइट, ये भी टू द राइट। ओके, लेट्स जस्ट सपोज कि कन्वेंशनल राइट पे जा रहा है, तो फिर एक्चुअल किधर जा रहा होगा, अगर कन्वेंशनल राइट पे जा रहा है तो एक्चुअल किधर जा रहा होगा सर, एक्चुअल लेफ्ट पे जा रहा होगा। अच्छा, तो प्रोटॉन्स राइट की तरफ खिसकना स्टार्ट हो गए और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ खिसकना स्टार्ट हो गए। अगर प्रोटॉन्स राइट की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाए तो राइट वाली साइड क्या होती जाएगी, राइट वाली साइड पॉजिटिव होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाए, ये पहले से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जो करंट, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस ये भी हो रहा है, और ये होते हुए, करंट इंड्यूस होते हुए, ये जो वायर है, इस वायर का ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया और ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया है। ये वायर बजाते खुद क्या बन चुकी है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं कि पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ चले गए, नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट की तरफ चले गए। पॉजिटिव चार्जेस जब राइट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने इस साइड को पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव जब उधर जा रहे थे तो उन्होंने इस साइड को नेगेटिव बना दिया। अब ये जो वायर है, ये वायर एक बैटरी बन चुकी है। जब तक ये मूव करेगी वायर, तब तक, जब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा तब तक, जब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा तब तक ये क्या बन चुका है, तब तक ये एक बैटरी बन चुकी है। आप क्या करें, आप सर जी इसके साथ ना ये क्या कनेक्ट कर लें जी, सर एक बल्ब कनेक्ट कर लें इसके साथ, व्हाट विल हैपन, आप इसको नीचे मूव करते हैं, बल्ब ऑन होता रहेगा, और बल्ब में किधर से करंट होगा, बल्ब में 1 सेकेंड पॉजिटिव से ये लीजिए कन्वेंशनल करंट ये जा रहा है। जी भाई कुछ समझ आ रहा है? एक बचन कर दे सर, थैंक यू सर जी, समझ आ गया। अच्छा, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ भाई, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा है? फैजान आपने कुछ सवाल पूछा था, बिलाल बेग आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, मुख्तलिफ 2-3 मुख्तलिफ किस्म के सवाल आए थे, तो उनकी डिस्कशन अब क्या हो गई कि हमने क्या कहा कि आपके सामने एक फील्ड है, फील्ड इज इनटू द प्लेन, इनटू द पेज, एक वायर है, वायर इज बीइंग मूव्ड डाउनवर्ड्स, नॉट खुद ब खुद नहीं मूव कर रही, हम धक्का लगा के नीचे भेज रहे हैं। उस धक्के के हमने जब नीचे की तरफ धक्का भेजा तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसी थी कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा हो गई जो हमारे मूवमेंट के मुखालिफ हो गई, हमें जोर लगाना पड़ गया, हमें धक्का लगाना पड़ गया, खैर जो भी साइंस थी उसने सारी आपको समझा दी। फिर जब करंट मूव हुआ वायर में, तो वायर में करंट प्रोड्यूस हुआ, वायर में चार्जेस की हलचल हुई। वो हलचल किधर हुई है जी, वो चार्जेस जो है वो पॉजिटिव वाले, हम तो कन्वेंशन पढ़ते हैं, तो राइट की तरफ चले गए, तो राइट वाली साइड पॉजिटिव हो गई, लेफ्ट वाली साइड वहां पे चार्जेस कम हो गए, पॉजिटिव चार्जेस कम, वो नेगेटिव हो गई। तो वायर के अक्रॉस क्या हो गया, वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। अब अगर वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया है तो हमने कहा जी एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, और अगर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है तो अब आप क्या करें, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वायर के अक्रॉस जब तक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तब तक एक बल्ब लगा देना चाहिए। तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब रोशन हो जाएगा। तो बल्ब के रोशन होने के लिए क्या जरूरी है, ईएमएफ इंड्यूस होना, करंट इंड्यूस होना, और ये कब इंड्यूस होगा कि जब तक आप इसको मूव कराते रहेंगे, जब तक बी मौजूद रहेगा, जब तक लेंथ मौजूद रहेगी, जब तक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मूवमेंट मौजूद रहेगी। यू स्टॉप द मूवमेंट, ईएमएफ स्टॉप्स, ईएमएफ ड्रॉप्स टू जीरो, करंट ड्रॉप्स टू जीरो, बल्ब ऑफ हो जाता है जी। तो अब हम जाते हैं वापस अपने उन जुमलों की तरफ जो हम लिख रहे थे
हमने जुमले क्या लिखे हैं, हम लिख रहे हैं एक्चुअली द इंड्यूस्ड करंट इज फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये तो लेंज़ेस लॉ वाली स्टेटमेंट होगी। सो वर्क इज टू बी डन टू मूव द वायर अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वायर व्हिच इन टर्न कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फिर हमने कहा द इजीएस्ट वे टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ is the Fleming's right hand rule, according to which the direction of induced current should be किधर, जो कि conventional वाला है, is to the right. That is, positive charges are moving to the right. So the right end of the wire becomes positively charged because accumulation of the positive charges, ठीक है, on क्या, on the right end of the wire develops a positive potential there, due to which negative potential is developed on the right end. Hence a potential difference is developed across the wire. That is known as क्या? That is known as induced EMF. That is known as induced EMF. यहाँ तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। So the negative क्या लिखा है? Negative on the left hand, yes. Negative on the okay sorry on the ये क्या रहे हो? On the left hand, yes. Right वाला हाँ right इधर था, right positive हो गया था, वो left हो गया था। ठीक हो गया। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो गया है और इस ईएमएफ इंड्यूस की तरफ से क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। और एक करंट कब फ्लो करेगा, फैजान आपके सवाल की तरफ आते हैं। ऑफ कोर्स हमें पूरा सर्किट डेवलप करना है, हमें पूरा एक लूप मुकम्मल करना है, ठीक है। अभी तो सिर्फ क्या होगा, अब जो भी इसको आई थिंक फैजान आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि ऑफ कोर्स लूप तो चाहिए होता है, क्लोज लूप तो चाहिए होता है। अदरवाइज सिर्फ इसके इस राइट हैंड पे पॉजिटिव आ जाए, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव आ जाए, मैं क्या करूं इसका, ठीक है। फायदा तो उसका तब होगा ना जब मैं यहाँ तारे जोड़ूंगा और बल्ब ऑन करूंगा, तो लूप की कहानी तो तब आएगी, लूप की कहानी तो बिल्कुल तब आएगी, ठीक है भाई। ओके चलें इसके लॉ नंबर 2 की तरफ। जनाब जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ नंबर 1 अब जाके मुकम्मल हुआ है और इसमें मैंने पढ़ाया था आपको सारा ये बस अंग्रेजी थोड़ी एक्स्ट्रा लिखवाई है, अभी बाकी तो सब आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन हाँ चूंकि वो 11 बजते ही हैं तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है, जब बत्ती गुल हो जाती है तो फिर वो जो मर्जी सिखाओ आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। खैर मुझे उम्मीद है मैंने दोबारा रिव्यू कर लिया है तो आपको समझ आ चुका होगा। अभी भी अगर किसी को मसला है तो प्लीज आप हाथ जरूर खड़ा करेंगे। जी बच्चों कुछ सवाल है किसी के पास? नो? ओके लॉ नंबर 2 पे जाएं। अच्छा व्हाट इज दिस लॉ नंबर 2? क्या जरूरी है कि मैं सिर्फ वायर को मूव करूं? मैं किसी कॉइल को मूव नहीं कर सकता? वायर को तो पूरा मूव कराना था, कॉइल को रोटेट करा देता हूं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम क्या करें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं समझ जिस पैटर्न पे आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया मैं उसी पैटर्न पे ये वाला चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूं। मुसीबत ये मेरी कि जिस पैटर्न पे पिछला चैप्टर पढ़ाया उसी के लॉस को आगे पीछे कर रहा हूं। वहां एक लॉ ये था, 2 मिनट रुको भाई, चौकड़ी मार के बैठे हैं तो बैठ के बंदा जो है ना बराबर हो जाता है। आ जाओ भैया। हाँ जी पिछले पेज पे पिछले चैप्टर में हमारा लॉ ये चल रहा था कि सर अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स लगती है। अभी हमने पढ़ा अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएं तो अपनी करंट कैरिंग पे नहीं किसी भी कंडक्टर पे फोर्स लगाएं तो क्या होता है, तो उसमें हम ईएमएफ इंड्यूस कर लेते हैं, करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगली बात अभी है पिछले चैप्टर का लॉ नंबर 3 सुना दें कोई। पिछले चैप्टर में लॉ नंबर 3 सुना दीजिए प्लीज। हाँ जी पिछले चैप्टर में लॉ नंबर 3 ये था सर जी, करंट कैरिंग यस रोटेशनल इफेक्ट वाला, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को, किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर क्या किया जाए, किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सर वो रोटेट करने लगती है। ओके अब अगर मैं को रोटेट मैं करा देता हूं तो क्या करंट पैदा होगा?
हाँ जी, रोटेट अगर मैं करा दूं तो करंट पैदा हो जाना चाहिए ना, और एग्जैक्टली हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली हो जाना चाहिए। तो लिखता हूँ जी इफ, अब मैं करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं लिखाऊंगा, अब मैं जैसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको घुमाऊंगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और देखना चाहूंगा कि क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है कि नहीं होता। तो लॉ नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ rectangular coil is rotated, if a rectangular coil is rotated perpendicularly, if a rectangular coil is rotated perpendicularly in a magnetic field या across a magnetic field, if a rectangular coil is rotated perpendicularly in, या वही बात है, across a magnetic field, what shall happen, an EMF or a current is induced in the loop, an EMF or a current is induced in the coil, in the coil, in the rectangular coil. If a rectangular coil is rotated perpendicularly in a magnetic field, or if it is moved in a magnetic field, if it cuts across a magnetic field, an EMF or a current is induced in the rectangular coil, ठीक है, और उसकी डायग्राम बनानी है, फिर उसका क्या कहते हैं फॉर्मूला सिखाना है, फिर उसकी जो है वो डायरेक्शन समझाने की कोशिश करनी है। तो हम कैसे इसको फॉलो करेंगे, सुनिए जनाब, आपको मालूम है, एक तरफ जरा मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। There is this north south, यहाँ पे मैं अपने इस फॉर्मूले की जो है इसका फॉर्मूला बिल्ड कर लूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो क्या कहते होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है जी, वो लिख दूंगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक इन अ विंड मिल, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल वही। या फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखता हूँ वो इंड्यूस, इधर लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, इससे पहले कि मैं डायरेक्शन तक जाऊं, मुझे प्लीज ये बताइए कि इस फील्ड के अंदर, इसके अंदर क्या है जी सर। इसके अंदर सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये लें जी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, एंड देन देयर इज दिस पांचवी लाइन। अच्छा, ये तो मैंने बना दिया जी वो। फिर बनाते हैं जनाब क्या, इसके अंदर एक कॉइल सी बनाते हैं। सर ये नहीं कॉइल है, एक ये रेक्टेंगुलर सी कॉइल है, और मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मिसाल के तौर पे किसी स्प्लिट रिंग के बाद किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपने जो भी रिंग बनाई हुई है, मुझे इस वक्त उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, और अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इस रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश इन द सेंस कि अगर इसको आप बाएं की तरफ धक्के देते हैं, तो फिर इसको आप क्या करते जाइए, अंदर की तरफ धक्का देते जाइए। ये कैसे घूमेगा, अगर मैं कहूँ ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो
ये ऐसे ऐसे घूमेगा, कौन सी डायरेक्शन है ये? आई बिलीव ये ऊपर से अगर आप टॉप बर्ड्स आई व्यू देखोगे, इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये वाली साइड में बाहर निकाल रहा हूँ, वो वाली साइड में अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यूं घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है जी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर क्या होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर विल शो अ डिफ्लेक्शन, लेकिन गैल्वेनोमीटर को मुसीबत क्या होगी? आधी मूवमेंट के दौरान गैल्वेनोमीटर उधर डिफ्लेक्ट करेगा, आधी मूवमेंट के दौरान गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ये भी बात समझने वाली है कि गैल्वेनोमीटर कभी राइट की तरफ मूव करेगा, कभी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। खैर ये वाली एग्जांपल मेरे लिए बड़ी जरूरी है जी, इसके आगे मैंने 2-3 लॉज निकालने हैं, यहाँ से आगे मैंने मजीद लॉज भी निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो जल्दी से वाली ड्राइंग बना लीजिए, जल्दी से ये वाली ड्राइंग बना लीजिए प्लीज। इस ड्राइंग से आगे हमने पूरा सर्किट समझना है, पूरी कहानी समझनी है। हाँ जी, ड्राइंग अगर आप बना चुके हैं तो मैं इससे पहले के डायरेक्शन तक जाऊं, बल्कि पहले डायरेक्शन की बात ही करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए दो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम लेंजेस लॉ को फॉलो करें, वो बड़ा मुश्किल है उसको फॉलो करना, उसका जुमला ही याद है काफी है भाई। या फिर आसान सी बात क्या है, या फिर आसान सी बात है सर फ्लेमिंग्स, कौन सा रूल इस्तेमाल कर लें? राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर लीजिए, जो आपको क्या किया गया है, जो आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया है। ठीक है, इज द रेक्टेंगल हॉलो? यस एग्जैक्टली इट इज हॉलो, it's just a wire, it's just a wire coil, a rectangular coil. The wire is turned into a rectangular shape, the wire is turned into a rectangular shape. Now it is cutting across, it will be rotating in the field. This portion of the wire will be moving out, this portion of the wire will be moving in. The portion that is moving out, अगर आप इसके ऊपर करंट की डायरेक्शन लगाएं तो राइट हैंड रूल में यूज करूंगा, फील्ड इज उधर, मूवमेंट इज, फील्ड इज उधर, मूवमेंट इज बाहर की तरफ। अगर मैं यूं करूं मूवमेंट इज बाहर की तरफ, तो करंट इज अपवर्ड्स। पिछले पेज भी आपके पास, पिछले पेज पर भी आपके पास एक कहानी है कि सर यहाँ से करंट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, और फिर यहाँ पे अगर आप इस वाले हिस्से पे, दिस इज ए बी, मिसाल के तौर पे अगर आप दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, if the AB is coming out, if AB is coming out, please tell me, AB is coming out, you know what, CD is moving in, AB is coming out, इसके ऊपर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। प्लीज ड्राइंग के ऊपर अपने राइट हैंड को रखिए, फील्ड को, ये जो पहली फिंगर है इसको उधर रखिए, इसको इससे बाहर मूव कराइए, इसको इससे बाहर मूव कराइए, तो थंब किधर आएगा? थंब जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर जो CD है, CD में इसको अंदर मूव कराइए, तो थंब जो है वो किधर जाएगा? थंब जो है वो राइट वर्ड्स नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें करंट यहाँ से नीचे है, तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, वहां से करंट नीचे जा रहा है। करंट जिस तरफ को जाता है वो वाली जगह क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और जहां से जा रहा है, मतलब कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स जा रहे हैं, प्रोटॉन्स यहाँ आ गए, ये वाली जगह पॉजिटिव हो गई, ये वाली जगह नेगेटिव हो गई। अब ये एक्सटर्नल सर्किट है। इंटरनल सर्किट में हम समझा दें सर बेटा, you know there is this right hand rule, what is this finger, this is field, it should be, why is the, सब्र करो यार, सब्र करो, इस जंक्शन को मैंने क्या किया क्या नहीं, वो कहता सर जी जंक्शन को सर्कल क्यों किया है? नहीं करता यार, एक सेकेंड, तुम लोग एक चीज एक्स्ट्रा लिखवाओ ना, उसी में परेशान हो जाते हो। हेलो जी, मुझे बस ये बता दीजिए, एक मिसाल के तौर पर ये टर्मिनल है और एक मिसाल के तौर पर इसका ये टर्मिनल। अब यहाँ मैंने जो भी बनाया है, जस्ट ये बता दें, if I say this is X and if I say this is Y, ये जो X Y से ये वाली जगह नीचे वाली, ये कौन सा सर्किट है? This is external circuit। अच्छा, ये अंदर सारी सीन क्या है? ये सारा सीन क्या है? This is internal circuit। इंटरनल सर्किट ऑफ क्या? इंटरनल सर्किट ऑफ या तो बैटरी या जनरेटर है जी। आप मुझे बात बताएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट किधर से होता है? कन्वेंशनल वाला करंट एक्सटर्नल सर्किट में किधर से होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इंटरनल सर्किट में क्या सीन है भाई बच्चों? इंटरनल, अगर आपने सर्किट लूप कंप्लीट करनी है तो इंटरनल सर्किट में क्या होता है? देखें, अगर आपने लूप कंप्लीट करना है, आज तक आपने पढ़ा है बाहर का सर्किट, आज तक आपने पढ़ा है पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव तक क्या होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये चार्जेस मूव कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड? इफ यू वांट टू सी कि सर्किट कंप्लीट करना है तो इनसाइड तो यूं नहीं जा रहा, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं जा रहा। अच्छा, सो ये यहां तक एक्स वाई से एक्स ए बी सी डी वाई, व्हाट इज दिस? एक्स ए बी सी डी वाई, व्हाट इज दिस बेटा? इंटरनल या एक्सटर्नल? ये अंदर से बैटरी दिखा रहा हूं, ये अंदर से जनरेटर दिखा रहा हूं, या बाहर को पंखा दिखा रहा हूं? बेटा ये इंटरनल सर्किट है। इंटरनल सर्किट में यहां से बिजली आपने पैदा की है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया है, तो यहां से पॉजिटिव चार्जेस निकले हैं, निकल कर जहां से निकले हैं, जहां से पॉजिटिव चार्जेस निकल गए हैं वो जगह क्या हो गई है? वो जगह नेगेटिव हो गई है। जहां पॉजिटिव चार्जेस चले गए वो जगह पॉजिटिव हो गई है। अब एक्सटर्नल सर्किट में ये करंट जा रहे हैं, तो इनिशियली गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट करेगा? इनिशियली गैल्वेनोमीटर ने इधर डिफ्लेक्ट करना है, इनिशियली गैल्वेनोमीटर ने इधर डिफ्लेक्ट कर लेना जी। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछिए जी। तो भाई हमने क्या कहा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको रोटेट किया जा रहा है। उसको किस चीज में रोटेट किया जा रहा है सर जी? उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जा रहा है। तो जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं तो उसको क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर जी? वो एक कॉइल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, एक एंड उसका कमिंग आउट ऑफ द फील्ड है, दूसरा एंड उसका कमिंग इनटू द फील्ड है। ए बी इज कटिंग द फील्ड आउट की तरफ, सी डी इज कटिंग द फील्ड इन की तरफ। तो ए बी में करंट इज ऊपर की तरफ, सी डी में करंट इज नीचे की तरफ। तो करंट इज ए बी से निकलकर सी डी की तरफ जा रहा है, कन्वेंशनल चार्जेस ए बी से निकलकर सी डी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस ए बी से निकलकर सी डी की तरफ जा रहे हैं। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग सर जी? ये जो ए वाला जगह है ये नेगेटिव हो गई है, बी वाली जगह जो है वो डी डेल्टा वाली जगह जो है वो पॉजिटिव हो गई है। अब ये आपने एक्स वाई के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया है। एक्सटर्नल सर्किट में दिस एंड बिकम्स व्हाट? दिस एंड बिकम्स the positive terminal of the battery, this end becomes the negative terminal of the battery, this end becomes the positive terminal of the generator, this end becomes the negative end of the generator. Now external circuit mein current is from the positive end of the battery to the negative end of the battery. कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। Anyone? No? Sure? Phones wire get entangled. Okay. पुत्र मैं कौन सा पूरा सर्किट समझा रहा हूं, फिर वो उड़वा दिया ना वो किसी ने सर्कल से, वो जो स्लिप रिंग्स या स्प्लिट रिंग्स पढ़ा रहा था, स्लिप रिंग्स पढ़ाई थी। अब इतना ना सोचिए वो वायर्स गेट एंटेंगल्ड। सही सोच रहे हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मेरा बच्चा। मैं बेसिक आपको इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, इतना शुगल नहीं है इसमें, इतनी आसान ड्राइंग नहीं है। एक्चुअल जनरेटर्स थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस वक्त हम वायर्स के ये एक्चुअल, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि भाई ये बाहर आ रहे हैं, समझ आ गया, ओके सर, तो इसमें करंट ऊपर हो गया, ओके सर। ये अंदर जा रहा है, इसमें करंट नीचे हो गया, ओके सर। तो ये वाली साइड से करंट निकल के वहां वाली साइड पे करंट चला गया। मैंने तो इसकी पूरी रोटेशन नहीं समझाई, मैं तो एनी मोमेंट ऑफ टाइम समझा रहा हूँ। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज कमिंग आउट एंड इट्स मूविंग इन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब पूरी आधी 90 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या होगा, 180 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या होगा, 270 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या होगा, 360 डिग्री की रोटेशन के बाद क्या होगा, 2 रोटेशंस के बाद क्या होगा, 1000 रोटेशंस के बाद क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। अभी तो हमने जस्ट एक मोमेंट ऑफ टाइम समझा है। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
और अगर यहाँ तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. At any moment of time, what is happening? This is happening. Galvanometer has deflected to the left. यहां से करंट जा रहा है और जिस चीज को आपने यूं दिखा दिया है, बल्कि एक सेकेंड, इसको अगर आप ये कहते हो सर ये ऊपर वाली साइड क्या हो गई है, ऊपर वाली साइड जो है बिल्कुल एक बैटरी सी बन गई है. तो ये लीजिए, ये यूं दिखा रहे हैं हम, ये बैटरी का ये एक्स है, ये वाई है. वाई क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, एक्स क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है. ये एक्सटर्नल सर्किट है, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट जा रहा है. आप इस पूरी कहानी को क्या समझ लीजिए सर, जनरेटर. ये इस पूरी कहानी को जनरेटर है. जनरेटर का ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया है, वो वाला एंड नेगेटिव हो गया है. ये लीजिए भाई, और जनरेटर उस तरफ को डिफ्लेक्ट कर गया जी. एनी क्वेश्चंस प्लीज? सवाल पूछेंगे बच्चों, हाँ या ना कर दीजिए. नो, ओके. डायरेक्शन समझा दी. लेंजेस लॉ या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जहां ताल्लुक है बेटा, वो तो वही फॉर्मूला है हमारे पास. कौन सा वाला? इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर मैं एक वायर को देखूं, अगर मैं किसी एक वायर को देखूं तो उस एक वायर में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है. ठीक है. फिर लेंथ ऑफ दिस वायर पे डिपेंड करता है. ठीक है जी. फिर इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. और यू नो व्हाट, और यू नो साइन ऑफ, ये तो वही फॉर्मूला जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया पिछले पेज पे. एक वायर को जब समझाते हैं, जब आप सिर्फ एक वायर, ये जो एक वाली वायर थी, इसको जब आप देखते हैं तो क्या होता है, बी एक्सटर्नल फील्ड, लेंथ ऑफ द वायर, बी स्पीड ऑफ द रोटेशन, स्पीड ऑफ द मोशन. यही चीज है ना, या नहीं? वो उसी की मैंने उसी एग्जांपल को आगे कैरी किया ना, उस एक वायर को ही आगे कैरी किया है, उस एक वायर को ही आगे मैंने कैरी किया है. ठीक है. अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मजीद आगे तब्दील करने की कोशिश करता हूं. बी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जी, उसको तो नहीं छेड़ते, उसको तो नहीं छेड़ता. लेंथ ऑफ द वायर को भी नहीं छेड़ता. व्हाट इज वेलोसिटी, इसको थोड़ा सा छेड़ने को दिल करता है. वेलोसिटी क्या चीज होती है? डिस्टेंस ओवर, हाँ जी बताएंगे भाई, डिस्टेंस ओवर टाइम. ऐसे ही ना, ऐसे ही ना, डिस्टेंस ओवर टाइम. ओके. इफ आई से दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. इफ आई से दिस इज, यहां से मैं नया लॉ निकालूंगा जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम. और जो साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं साइन 90 कर देता हूँ, इसे जान छुड़ाता हूँ यार, इसमें नहीं पसंद. ओके ओके. तो ये तो आ गई ना लेंथ, ये तो आ गई ना इसकी लेंथ. ठीक है. ये लेंथ को जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, लेंथ हो गई उसकी कौन सी डायमेंशन, वर्टिकल वाली. जब ये मूव करेगा तो मूव आउट करेगा, जब ये मूव आउट करेगा तो ये कोई ना जी एक्सिस में इसकी एक डायमेंशन होगी, ये जी एक्सिस में एक डायमेंशन होगी इसके. जब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेंथ तो हो गया इस कॉइल का वर्टिकल डायमेंशन. जब ये घूमेगा तो मिसाल के तौर पर जब पूरा घूमेगा, जब ये पूरा घूम रहा होगा, तो जी एक्सिस की डायमेंशन से अगर एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कराऊं तो पुत्र आपको पता है क्या बनता है? ये तो बी हो गया. हाँ जी, ये तो बी हो गया. ओके. ये क्या चीज बनेगी? लेंथ इंटू डेल्टा डी. एरिया या डेल्टा एरिया, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो एरिया दैट इज बीइंग स्वैप्ड वो भी चेंज हो रहा है. स्वैप नहीं, स्वाइप हो रहा है. तो स्वाइप में घूम रहा है, और जो भी आया अंग्रेजी वैसे ही कमजोर है, अंग्रेजी को मारो गोली. है जी. ये जो कॉइल घूम रही है तो ये कोई एरिया काट रही है. लो जी, हाँ एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया काट रही है. ओके जी, ओके जी. चेंज इन एरिया एक्सप्लेन करें, व्हाट इज डी एन एल. ओ भाई मेरे, ये हो गया ए से लेकर बी तक, क्या हो गया? तुम लोग किधर गायब हो जाते हो यार? व्हाट डिस्टेंस इज चेंजिंग. ओके ओके, चलो करा देता हूँ. इधर ध्यान दो भैया, लेंथ क्या है वो समझाता हूँ. लेंथ तो सर जी
ये क्या है? ये लेंथ है, किसी को मसला है? नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये बाहर आ रहा होगा, यहां से अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो जी एक्सिस में कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि नहीं होगा बच्चों? जी एक्सिस में कोई डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि नहीं होगा यार? होगा, बात खत्म। एक एक्सिस की डायमेंशन को दूसरी एक्सिस की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता है? अब थर्ड एक्सिस में इस वक्त यहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रहा, थर्ड एक्सिस की ड्रॉइंग समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है ना कि इसकी मूवमेंट का मतलब क्या है। सर कॉइल इज मूविंग किधर? आउट ऑफ द, यहां से देखोगे तो आउट ऑफ द पेज जा रही है, वहां से देखोगे तो इनटू द पेज जा रही है। तो डिस्टेंस कौन से ट्रेवल हो रहा है? वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस कौन से ट्रेवल कर रहा हूं? वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस कौन से ट्रेवल हो रहा है? मैं जो भी यार आसान सी बात करते हैं, ड्राइंग को छोड़ो, ड्राइंग को मारो गोली, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा यार? एरिया बनेगा, बात खत्म। अगर डिस्टेंस L इंटू डी कराता तो एरिया लिखता, L इंटू डेल्टा डी करा रहा हूं तो डेल्टा ए लिख रहा हूं। क्यों एतराज? इसमें क्या होगा? हमें कोई एतराज नहीं है सर, कोई एतराज नहीं होगा इसमें। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम थिंग कहेंगे या डिफरेंट? नहीं, इतना नहीं परेशान कर रहा मैं। जितना आसान करता हूँ तुम लोग उतनी मुश्किल सवाल पूछ लेते हो। क्यों खपाऊं? क्यों खुद को खपा रहे हो यार? आसान सी बात है, लेंथ इंटू L इंटू बी, x1 इंटू x इंटू y। व्हाट इज x इंटू y? इट्स एरिया। व्हाट इज y इंटू z? इट्स एरिया। व्हाट इज x इंटू z? इट इज आल्सो एरिया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस? सर इट इज एरिया। अब एक फंसा हुआ साइंसदान बन रहे हैं ना, सारे के सारे साइंसदान बन रहे हैं कि सर डिस्टेंस है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस है कि y एक्सिस है कि z एक्सिस है। ड्राइंग ओ भाई, L इंटू डी एरिया, बात खत्म। L इंटू डेल्टा डी डेल्टा एरिया, मजीद बात खत्म। ठीक है, सबर 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 सबर। यहाँ जी आगे चलते हैं। एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो एरिया आ जाता है। ओके हो गया जी। साइन ऑफ 90 इज 1। ओके, व्हाट इज दिस? b टाइम्स डेल्टा a। एक सेकेंड, ये पुत्र जी b टाइम्स डेल्टा a क्या होता है? ये b टाइम्स डेल्टा a क्या चीज होती है भैया? b टाइम्स a क्या होता है? 2 मिनट S1 की क्लास को ऑर्डर हो, 2 मिनट की बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या सिंबल लिया था मैंने? ये वाला फाई, छोटा वाला फाई, बड़े वाला फाई। चेंज इन एरिया चेंज, देखें वंस अगेन, हाँ डेल्टा फाई ओवर टी, डेल्टा फाई ओवर टी। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी है? नहीं? ओके ओके, सो यहीं तक मैंने आज समझाना है। यहां से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। बल्कि एक आखिरी बात समझ लो यार, अगर एक बात समझ लो तो बड़ी मेहरबानी होगी, बात ही खत्म होगी। मुझे अगले लेक्चर में फिर कटा दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ये कटा अगले लेक्चर में दोबारा खोलना पड़ेगा। मुझे बस 2 लाइनें और बतानी है, 2 जुमले और बताने हैं। 2 जुमले अगर आप मुझे और बताने की इजाजत दे दें तो चैप्टर तो नहीं, ये जो कहानी है कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी खत्म करते हैं नहीं सर, काशिफ को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे लगा देना, बाकी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। 2 मिनट की और बात है बस। मुझे आप ये बताएं, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट इफ देयर आर, इसके नीचे लिखेंगे आप, इस डेल्टा फाई ओवर टी के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे क्या? इफ देयर आर व्हाट? इफ देयर आर n number of turns in the coil, then what? Then this induced EMF will be equal to क्या? डेल्टा ये छोटे वाला फाई इंटू n ओवर टी। क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? डेल्टा इंटू बड़े वाला फाई ओवर टी। है जी? ओके हो गया? ओके हो गया भाई जी। इस जुमले को कहते हैं क्या? इस जुमले को कहते हैं फराडे साहब का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो भाई फरमाते हैं
the magnitude of induced EMF is equal or is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage across any coil. ठीक हो गया. with respect to क्या वो क्या होता था, velocity, distance, speed क्या होता था, rate of change of distance, velocity क्या होता था, rate of change of displacement, acceleration क्या होता था, rate of change of velocity, force क्या होता था, rate of change of momentum. अच्छा, तो फिर वो पावर क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड. और आज मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम. आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. चलो भाई, लो जी, आखिरी बात क्या लिखेंगे, आखिरी बात हमने लिखनी है, आखिरी बात क्या लिखनी है, द मैग्नीट्यूड, कॉलम शॉलम बराबर कीजिए, the magnitude of induced EMF is equal to the क्या चीज, is equal to the rate of डेल्टा का मतलब rate of change होता है ना, rate of change of क्या चीज भाई, rate of change of magnetic flux linkage, rate of change of magnetic flux linkage. हाँ जी, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linkage. वैसे with respect to क्या, with respect to time. The magnitude of induced EMF across, बल्कि the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linkage with respect to time across क्या, across any coil, across any coil. That's it. Logic. The magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linkage is equal to the rate of change of magnetic flux linkage across any coil. यहाँ पे अगर मैं इसको फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट किधर लिखी है, फ्लक्स करें, ये करें, वो करें, ओके 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 ओके, हाँ जी, ये जुमला लिखा हुआ है जी. क्या जुमला है, the magnitude of induced EMF, the magnitude of क्या, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linkage with respect to time across any coil. And this statement is known as क्या, this statement is known as Faraday's law of electromagnetic induction. क्या लिखेंगे जी, this statement is known as, कौन सा लॉ भाई, this statement is known as Faraday's law of electromagnetic induction. This statement is known as Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक हो गया भाई, यहां तक किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. जी जी भाई, नो, ओके जी, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया जनाब. यहाँ से आगे इंशाल्लाह, यहाँ से आगे आज का लेक्चर खत्म करते हैं. आपकी मेरे ख्याल से S1 की क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, उसका कोड शोड भी आपको मौसूल हो चुका होगा. प्लीज जनाब जी जाइए और अपनी S1 की क्लास अटेंड कीजिए. ठीक है, मैंने अभी क्लास स्टार्ट करनी, कौन सी वाली, कैन यू प्लीज रिटर्न टू द प्रीवियस पेज, दिस वन भाई. यहीं से आगे इंशाल्लाह कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे जी. कल मेहरबानी करना अपनी वर्कशीट भी सॉल्व कर लेना. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज. फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय. जी भैया, कल भी 1-2 दिन तक बस हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं. ठीक है, 1-2 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस हैं. कल देखेंगे या परसों रात को मैं फैसला करूंगा मैंने कल भी ऑनलाइन लेनी है या नहीं. मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं शायद कल भी और परसों भी ऑनलाइन ही क्लास लूंगा आपकी, कल भी और परसों भी ऑनलाइन क्लास ही लूंगा. ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय. टाइम मत ज़ाया कीजिएगा प्लीज, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिएगा, पिछले नोट्स रिवाइज कीजिएगा, जो भी काम धंधा है पूरा कीजिएगा उसको.